दोस्तों, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि चांद पर कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जिस मिशन के अंडर ये मून पर गए थे वो मिशन था अपोलो 11। पर क्या आप लोगों को पता है कि इस अपोलो 11 मिशन से पहले और बाद भी कुछ और अपोलो मिशंस हुए थे, जिसमें टोटल 12 लोग चांद पर गए और मून के सरफेस पर वॉक करा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपोलो प्रोग्राम एक रेस की वजह से स्टार्ट हुआ था, एक स्पेस रेस जो अमेरिका और सोवियट्स के बीच चली थी। लेकिन ये रेस क्यों और कैसे स्टार्ट हुई और किस तरह नासा ने इंसानों को मून पर भेजा, आइए आज के इस वीडियो में अपोलो प्रोग्राम की हिस्ट्री और ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं। 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेस रेस से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और इसी कोल्ड वॉर की वजह से शुरुआत होती है स्पेस रेस की। दोनों देश स्पेस में अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाह रहे थे कि कौन स्पेस को पहले एक्सप्लोर करेगा। इस रेस में सोवियत यूनियन आगे निकल जाता है जब 1957 में ये स्पुतनिक 1 लॉन्च करते हैं। ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाली पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। इसके एक महीने बाद सोवियत यूनियन अमेरिका से फिर आगे निकल जाता है और स्पुतनिक 2 लॉन्च करता है। इस स्पेसक्राफ्ट में एक लाइका नाम का डॉग होता है और इस तरह सोवियत यूनियन पहला देश बन जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्बिट में भेजने वाला। फिर अमेरिका स्पेस रेस में एंटर करता है और एक्सप्लोरर 1 लॉन्च करता है। ये ऑर्बिट में जाने वाली फर्स्ट यूएस सैटेलाइट होती है। एक्सप्लोरर 1 यूएस आर्मी का प्रोजेक्ट था क्योंकि इस समय तक नासा का क्रिएशन नहीं हुआ था। और दोस्तों, यही वो समय होता है जब नासा का क्रिएशन होता है। इसी सेम ईयर जब एक्सप्लोरर 1 लॉन्च होती है यानी 1958 में, तो अमेरिका के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहावर, वो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट साइन करते हैं और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा को स्टैब्लिश करते हैं, जो एक फेडरल एजेंसी होगी और स्पेस एक्सप्लोरेशन को डेडिकेटेड होगी। स्पेस रेस की बात करी जाए तो 3 साल बाद यानी 1961 में अमेरिका को फिर एक झटका लगता है। सोवियत यूनियन एक बार फिर उनसे आगे निकल जाता है। यूरी गगारिन एक सोवियत कॉस्मोनॉट स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट शॉक हो जाती है ये देखकर कि सोवियट्स उनसे आगे कैसे निकल गए। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद उस समय के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं और इनसे अमेरिका की स्पेस प्रोग्राम की स्टेटस को देखने को कहते हैं। और ये इनसे यह भी पूछते हैं कि और कौन से स्पेस प्रोग्राम हैं जो हम जल्दी कंडक्ट करा सकते हैं और इस रेस में आगे निकल सकते हैं। लगभग एक हफ्ते बाद इन्हें जवाब मिल जाता है कि इनका अगला एम होना चाहिए इंसानों को चांद पर भेजना। स्पेस रेस की बात करी जाए तो 12 अप्रैल को यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे और इन्हें सोवियट्स ने स्पेस में भेजा था। और उसके कुछ ही दिनों के बाद यानी 5 मई को अमेरिका भी अपना पहला इंसान स्पेस में भेजता है। अलान शेफर्ड दुनिया के दूसरे और अमेरिका के पहले इंसान बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। इस मिशन के 20 दिन बाद यानी 25 मई को प्रेसिडेंट कैनेडी यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हुए ये अनाउंस करते हैं कि इस डिकेड के खत्म होने से पहले ये एक आदमी को चांद पर भेजेंगे और उसे सेफली अर्थ पर वापस भी लाएंगे। To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. जिसमें प्रेसिडेंट कैनेडी ने ये प्रपोजल रखा था, उस समय तक अमेरिका ने सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही स्पेस में भेजा था और अभी तक कोई भी अमेरिकन ऑर्बिट में तक नहीं गया था। बहुत से लोग, इवन नासा के कुछ एम्प्लॉइज तक को ये डाउट हो रहा था कि क्या कैनेडी का ये एम्बिशियस गोल पूरा हो भी पाएगा या नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ये ईयर था 1961। इस समय ना तो स्मार्टफोन थे, ना इंटरनेट और ना ही कोई आज की एडवांस टेक्नोलॉजी। इवन उस समय के कंप्यूटर्स तक इतने पुराने और बहुत ही कम पावरफुल होते थे और उस समय ये इंसानों को चांद पर भेजने की बात कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए तो ये बात अनबिलीवेबल थी। एनीवेज, नासा मून पर ह्यूमंस को लैंड कराने की तैयारी शुरू कर देता है। नासा को एडिशनल फंडिंग्स दी जाती हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज और साइंटिस्ट इस एक काम पर लग जाते हैं। एक समय तो यानी अपने पीक टाइम पर अपोलो प्रोग्राम लगभग 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयड करता है। पूरी एजेंसी सिर्फ एक काम पर लग जाती है। जिस प्रोग्राम के अंडर ये ह्यूमंस को मून पर लैंड कराएंगे उसे प्रोजेक्ट अपोलो नाम दिया गया।
और अपोलो प्रोग्राम की प्रिपरेशन के तौर पर इससे पहले 2 और प्रोग्राम्स कंडक्ट हुए, प्रोजेक्ट मरकरी और प्रोजेक्ट जेमिनी। प्रोजेक्ट मरकरी 1959 से 1963 तक चला और इस प्रोग्राम में एक इंसान को ऑर्बिट में भेजा गया। ये प्रोग्राम यह देखने के लिए लॉन्च किया गया कि क्या ह्यूमंस स्पेस में सरवाइव कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है प्रोजेक्ट जेमिनी। ये 1962 से 1966 तक चलता है। इस मिशन में 2 इंसानों को ऑर्बिट में भेजा जाता है, यानी ये एक 2 पर्सन मिशन होता है और इस मिशन का एम नासा की उन स्किल्स को डिफाइन और टेस्ट करना था जो उन्हें रिक्वायर्ड होंगी मून पर जाने के लिए। इस मिशन का मेन गोल ह्यूमन एबिलिटी को टेस्ट करना था कि क्या एस्ट्रोनॉट्स लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्पेस में रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों शुरुआत होती है प्रोजेक्ट अपोलो की। ये प्रोग्राम 1961 से 1972 तक चलता है और ये 3 पर्सन मिशन था, यानी इस प्रोग्राम में 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जा सकेंगे। इस अपोलो प्रोग्राम की अगर स्पेसक्राफ्ट की बात की जाए तो इसमें 3 पार्ट्स थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल यानी CSM भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम में यह प्लानिंग की गई थी कि लूनर मॉड्यूल CSM से डिटैच होकर मून पर लैंड करेगा और इसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और जो CSM होगा उसमें एक एस्ट्रोनॉट होगा और ये मून को ही ऑर्बिट करता रहेगा। इसकी मून पर कोई लैंडिंग नहीं होगी और फिर लूनर मॉड्यूल वापस मून से आएगा और CSM से अटैच हो जाएगा और इस तरह ये अर्थ पर वापस आ जाएंगे। अपोलो प्रोग्राम के लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए तो नासा ने कई सारे व्हीकल्स डेवलप किए थे स्पेशली फॉर अपोलो प्रोग्राम, जिसमें से सबसे फेमस है सैटर्न 5 रॉकेट। ये अब तक के सबसे बड़े, सबसे पावरफुल और सबसे टॉलेस्ट रॉकेट्स में से एक है। इसका डायमीटर 33 फीट यानी लगभग 10 मीटर था और इसकी हाइट करीब 363 फीट थी यानी लगभग 110 मीटर्स। यानी इस रॉकेट की हाइट एक 36 स्टोरी टॉल बिल्डिंग के इतनी थी। लिफ्ट ऑफ के समय जब ये रॉकेट फुली फ्यूल्ड था तो उस समय इसका वजन लगभग 30 लाख किलो था। 1961 से 1967 तक नासा कई सारे मिशंस करता है टेस्टिंग के लिए, लेकिन ये सब अनमैन्ड या अनक्रूड होते हैं, यानी इन मिशंस में कोई इंसान नहीं जाता स्पेस में। इस दौरान कई चीजों की टेस्टिंग की जाती है, जैसे लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसक्राफ्ट के कंपोनेंट्स की टेस्टिंग। उन रॉकेट्स की टेस्टिंग होती है जिनसे ये अर्थ के बाहर निकलेंगे। फिर सर्विस मॉड्यूल के इंजन और कमांड मॉड्यूल की हीट शील्ड की टेस्टिंग की जाती है। इन सब अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स के बाद 1967 में क्रूड फ्लाइट्स की प्लानिंग की जाती है और एक मिशन प्लान किया जाता है जो 21 फरवरी 1967 को लॉन्च होगा और इस मिशन को नाम दिया गया अपोलो 1। लेकिन 27 जनवरी 1967 को अर्थ पर ही एक टेस्टिंग के दौरान इसके कमांड मॉड्यूल के केबिन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से इसमें जो 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे वो मारे जाते हैं। लेकिन नासा इस हादसे के बाद भी हार नहीं मानता और आगे के मिशंस कंटिन्यू रखता है। 9 नवंबर 1967 को अपोलो 4, इसके लगभग 2.5 महीने बाद 22 जनवरी 1968 को अपोलो 5 और फिर 4 अप्रैल 1968 को अपोलो 6 मिशन लॉन्च किया जाता है और ये तीनों मिशन अनक्रूड या अनमैन्ड होते हैं और टेस्टिंग के लिए किए जाते हैं। इन 3 मिशंस में से अपोलो 4 और अपोलो 6 लॉन्च व्हीकल और CSM की टेस्टिंग के लिए लॉन्च किए जाते हैं और अपोलो 5 ल्यूनर मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जाता है। इन टेस्टिंग के बाद एक बार फिर क्रूड मिशन की तैयारी की जाती है और 11 अक्टूबर 1968 को अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है और ये मिशन सक्सेसफुल होता है। इस मिशन में CSM को अर्थ के ऑर्बिट में टेस्ट किया जाता है। इसके लगभग 2 महीने बाद अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है और इस मिशन में क्रू को चांद के पास भेजा जाता है, जहां ये चांद के चक्कर भी लगाते हैं और सेफली अर्थ पर वापस आ जाते हैं। इसके लगभग 2.5 महीने बाद अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है और इस मिशन में लूनर मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है जो हिस्सा चांद पर लैंड करेगा और इसके 2.5 महीने बाद अपोलो 10 मिशन लॉन्च किया जाता है और इस मिशन में वो सब कुछ किया जाता है जो अपोलो 11 मिशन में किया जाना है। लेकिन यहाँ सिर्फ लूनर लैंडिंग नहीं होती है, यानी चांद पर कोई लैंडिंग नहीं होती है, बाकी यहाँ हर चीज की टेस्टिंग की जाती है। यह एक तरह से मून लैंडिंग मिशन का ड्रेस रिहर्सल होता है और इन सब टेस्टिंग्स के बाद 16 जुलाई 1969 को फाइनली अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन के कमांडर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो मिशन को लीड कर रहे थे, और लूनर मॉड्यूल के पायलट थे बज ऑल्ड्रिन और कमांड मॉड्यूल के पायलट थे माइकल कॉलिंस। जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो में पहले बताया था, जो कमांड मॉड्यूल था वो मून को ही ऑर्बिट करता रहा और जो लूनर मॉड्यूल था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन बैठे थे वो मून पर लैंड करेगा। इस मिशन में जो कमांड मॉड्यूल था उसे निकनेम दिया गया कोलंबिया और जो लूनर मॉड्यूल था उसे ईगल कहा गया।
करीब 8:17 पर लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड होता है। फिर थोड़ी देर बाद नील आर्मस्ट्रांग लूनर मॉड्यूल से उतरते हैं और चांद पर कदम रखते हैं और इस तरह ये पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। जिस समय ये चांद पर उतर रहे थे उस मूवमेंट को लाइव टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा था और इसे लगभग 650 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे। इनके पहले शब्द दुनिया को सुनाई देते हैं। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. फिर ये लगभग अगले 2.5 घंटे तक चांद के सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं, मून की डस्ट और पत्थर के सैंपल कलेक्ट करते हैं और टोटल में ये लगभग 21 किलो रॉक्स के सैंपल वापस अर्थ पर लाते हैं। जब ये अर्थ पर वापस आते हैं और सेफली लैंड करते हैं तो ये खबर दुनिया भर में फैल जाती है। जो प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था कि हम दशक खत्म होने से पहले चांद पर इंसानों को भेजेंगे और उन्हें अर्थ पर वापस लाएंगे, वो नासा ने कर दिखाया। पूरे अमेरिका में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अमेरिका ने फाइनली स्पेस रेस जीत ली। अपोलो 11 के बाद 14 नवंबर 1969 को अपोलो 12 मिशन लॉन्च किया जाता है और ये भी सक्सेसफुल होता है। इसके बाद 11 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 मिशन लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है। जब स्पेसक्राफ्ट चांद के नजदीक था तभी इसके ऑक्सीजन टैंक में एक्सप्लोजन हो जाता है, इसीलिए इसकी लैंडिंग नहीं कराई जाती है और वापस अर्थ पर बुला लिया जाता है और इसका क्रू भी सेफली अर्थ पर वापस आ जाता है। नासा ने अपोलो 13 की गलतियों से सीख ली और इसके बाद 4 मिशन और लॉन्च किए, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17 और ये सभी मिशन सक्सेसफुल हुए। अपोलो 17 ने दिसंबर 1972 में चांद की सतह को छुआ था और ये आखिरी बार था जब किसी इंसान के कदम चांद को छू रहे थे और तब से लेकर अब तक दोस्तों ऑलमोस्ट 50 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है और अभी तक कोई भी इंसान चांद तक नहीं पहुंच पाया। और शायद ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि नासा का ये अपोलो प्रोग्राम कितना महंगा था। ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों ने इस प्रोग्राम पर काम करा था और करीब 20,000 इंडस्ट्रियल फर्म्स और यूनिवर्सिटीज ने इस प्रोग्राम में नासा की मदद करी। उस समय इस प्रोग्राम की कॉस्ट पड़ी थी लगभग $25 बिलियन। अगर इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलें तो ये आज के समय के ऑलमोस्ट $170 बिलियन से भी ज्यादा होंगे। यही वजह थी कि क्यों इस प्रोग्राम को बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। कुछ लोगों का मेनली यही क्रिटिसिज्म था कि देश में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जैसे एजुकेशन और इनकम इनइक्वालिटी, तो क्यों इस प्रोग्राम में इतना पैसा खर्च किया जाए। अपोलो 11 की मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी का जो गोल था वो भी पूरा हो गया था। 1972 तक आते आते पब्लिक की भी जो फैसिनेशन थी मून लैंडिंग को लेकर वो भी खत्म हो गई। उन्हें इस स्पेस प्रोग्राम में इतना पैसा खर्च करना एक वेस्टेज लगा। नासा ने प्लान्स बनाए थे अपोलो 20 तक मिशन करने के, लेकिन 1972 के बाद स्पेस प्रोग्राम पर जितने पैसे खर्च किए जा रहे थे उसे कम करना पड़ा और इसी वजह से अपोलो 17 लास्ट क्रूड मून मिशन बन गया। हालांकि 50 साल बाद एक बार फिर नासा ने कहा है कि वो फिर से इंसानों को चांद पर भेजेंगे। इनके आर्टेमिस प्रोग्राम के द्वारा 2025-26 तक फिर से इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम में किस तरह इंसानों को चांद पर भेजा जाएगा और ये मिशन कब लॉन्च होंगे इसे किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको अपोलो प्रोग्राम के बारे में यह इंटरेस्टिंग जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।